इस क्लास में अपन आरटी का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और मेरा ये मानना है एक प्रश्न आपकी अनुसूची से पूछा जाएगा, एक प्रश्न धाराओं को लेकर पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। ये पूरा जो मैटर आप देख रहे हैं वो एक पेज का है। अगले 5 से 7 मिनट में अपन इसको अच्छे से रिविज़न कर लेंगे। तो जब भी आपको समय मिले आप इसको देख लेना। तो आइए पहले क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन में मैंने समेटा है इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार की बात कौन से संविधान संशोधन में की गई है? बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन। आरटी देश में कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को। और इसी को राजस्थान के संदर्भ में वो पूछता तो नियमावली हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। हालांकि ये अपने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखो आरटी 2009 कौन से आयु वर्ग की बात करता है? सिंपल सा क्वेश्चन पिछली बार पूछा, 6 से लेके 14 वर्ष। देखो यहाँ 14 लिखा है ना, तो इस 14 को आप धारा 14 से लिंक भी कर सकते हो। जैसे ये आयु वर्ग है तो धारा 14 में भी आयु वर्ग की बात की गई है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में, यानी एज सर्टिफिकेट बच्चे के पास नहीं है, तब भी बच्चे को एडमिशन से अपन मना नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी आप चीज़ें लिंक करके याद रखोगे तो ईजी रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पूछा गया तो कक्षा 1 से 8 को प्रारंभिक शिक्षा कहा गया है। एक स्कूल की मान्यता के लिए कौन सी धारा है? तो धारा 18। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। एक धारा 27 में कि शिक्षकों को जनगणना, आपदा, चुनाव इनके अलावा किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ये ध्यान रख सकते हैं, धारा 27 इसका उल्लेख करती है। एक देखो धारा 28 में निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध है। तो ये कौन सी धारा है? सीधा प्रश्न 28। 200 प्लस विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा? याद रखिएगा 40:1। एक शिक्षक के लिए जो प्रति सप्ताह कितने घंटे का कार्य दिवस रहता है? तो इसमें याद रखिएगा 45 घंटे, जिसमें तैयारी के भी शामिल होते हैं। लेवल 1 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा 30:1। और 200 प्लस विद्यार्थी हों तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 40:1। धारा 21 बार बार इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि इसमें विद्यालय की सबसे बड़ी कमेटी अपन कह सकते हैं एसएमसी, जिसका उल्लेख दे रखा है। लेवल 2 में यदि 130 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने अध्यापक होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। बस ये संख्या चेंज हो सकती है, क्योंकि इससे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के लिए कितना अनुपात है। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए। तो लेवल 2 की बात की तो 35:1 रहता है। 70 तक 2 हो जाएंगे, 105 तक 3 हो जाएंगे और 130 लिखा है तो 4 हो जाएंगे। लेकिन 100 प्लस होने पर एक एचएम भी होता है, इसका मतलब यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 5। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन धारा 38। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आपने राज्य के अंदर आरटी को लेकर नियमावली बना सकते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। धारा 14 मैंने आपको कहा आयु के अभाव में भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। तो प्रवेश संबंधी इसमें जानकारी दे रखी है, जिसके कारण ये धारा 14 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो आरटी की धारा 8 व 9 के प्रावधानों में बच्चों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार का। इसमें 8, 9, 10 इसमें कर्तव्यों की बात की गई है, जिसकी चर्चा अपन नीचे कर लेंगे। इसके बाद देखो धारा 23। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछी गई है क्योंकि इसमें शिक्षक की योग्यताएं जो हैं, उसकी अहर्ताएं, इसके नियुक्ति, सेवा शर्तें, इनका उल्लेख दे रखा है। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसका उल्लेख धारा 33 में है और इससे संबंधित एक ही प्रश्न पूछा गया है। इसके गठन को लेकर याद रखिएगा इसमें 15 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। इससे ज़्यादा आपसे वो नहीं पूछेंगे। हालांकि याद रखने को कर सकते हैं कि इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। गणपूर्ति इसकी 50% होती है। 3 महीने में एक बैठक इसकी भी होती है। हालांकि इतना डेथ में नहीं पूछते चीज़ें। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया आरटी के अध्यायों को लेकर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सातों के सातों अध्याय आपके नाम याद होने चाहिए, लेकिन 5-4 अध्यायों के नाम थोड़ा बहुत लिंक कर लेते हो तो क्या पता क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। कक्षा 1 से 5 बालकों की संख्या दे रखी है 191 से लेकर 120 तक। तो कितने शिक्षक होंगे? ये तो क्वेश्चन का ट्रेंड है, संख्या बदलती है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेवल 1 की चर्चा की तो 30 पे 1, 60 तक 2 हो जाएंगे और 90 तक 3 और 90 प्लस है तो 91 से 120 4 शिक्षक निश्चित तौर पे यहाँ पे हो जाएंगे। और 150 प्लस होते हैं तब एक एचएम होता है, तो यहाँ 150 प्लस संख्या है नहीं, तो एचएम को अपन काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखो कक्षा 1 से 5 बालकों की संख्या दे रखी है 200। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको अपन इग्नोर कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे संख्या 200 है, 200 प्लस नहीं है। तो 200 है तो अनुपात कितना रहेगा? 30 ही रहेगा, 30:1। और 200 प्लस होती है तो वहाँ पे अनुपात 40:1 हो जाता है। तो ये संख्या भी फिर चेंज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6। एक धारा 29(1) ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है क्योंकि इसमें शैक्षिक प्राधिकारी जो संस्था है उसका उल्लेख कर रखा है। यानी पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी जो है केंद्र में एनसीईआरटी की होगी, राज्य में आरएससीईआरटी उदयपुर की होगी। अपने राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो एक कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे होते हैं, वो कितने होते हैं? तो 1000 घंटे होते हैं। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। इसके बाद देखो वंचित समूह है, उसका क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा अनाथ बालक है, युद्ध वीरांगना का कोई पुत्र है, एचआईवी कैंसर पीड़ित है, इस तरह के बालकों को वंचित समूह के अंदर रखा जाता है। तो कहने का मतलब धारा 2 जिसमें परिभाषा दे रखी है वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है।
एक देखो धारा 10 के बारे में पूछा गया क्योंकि इसमें माता पिता के कर्तव्यों की बात की गई है। ये बच्चों को वो स्कूल है कम से कम भेजे तो सही। अध्याय नंबर 4 ये बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व दे रखे हैं। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं विद्यालय में तो कम से कम आपको इनके उत्तरदायित्वों का ध्यान हो, तो इसलिए ये अध्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है और हालांकि ये अध्याय सबसे बड़ा है। इसके बाद देखो धारा 25 और इसमें दे रखा है PTR यानी छात्र शिक्षक अनुपात का रेशियो दे रखा है। तो वो क्या रेशियो रहता है अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे। धारा 3 में RT के प्रावधानों की बात की गई है जिसको लेकर ये प्रश्न ये भी बनता है। इसके बाद देखो 21A संवैधानिक प्रावधान को लेकर भी क्वेश्चन बना है। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21A में कहा गया है। इसके बाद देखो एक कैपिटेशन फीस होता है, धारा 13 के अंदर दे रखी है ये चीज़ें, तो उसका जुर्माना पूछा है। तो याद रखिएगा कोई संस्था प्रधान कैपिटेशन फी लेता है तो उसके 10 गुना का प्रावधान है, उसका दंड दिया जाता है। एक धारा 17 दे रखी है, उसको लेकर भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखिएगा बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से अपन दंड नहीं दे सकते, इसलिए ये धारा 17 भी पूछी गई है। तो ये अपन ने 30 क्वेश्चन हल किए फटाफट, जिनसे आपको एक आइडिया भी लगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बना है। अब पढ़ने को तो इसको कितना ही हार्ड डेप्थ में चीज़ें पढ़ लो, और डेप्थ में क्वेश्चन आ भी गया तो वो क्वेश्चन भी आपका हल नहीं होगा। तो स्मार्ट तरीके से अपन को चीज़ें ज़्यादा हार्ड लेके नहीं चलनी है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें आपका यहाँ से एक क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है। क्या? एक तो देखो RT का जो पूरा नाम है, बहुत सारे इसको इग्नोर करके चलते हैं, द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी। बस इतना ध्यान रखना है कि फ्री पहले है, कंपलसरी बाद में है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, एक बार ये एग्जाम में आया हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसमें देखो राइट का R ले लिया, टू का T ले लिया और एजुकेशन का E ले लिया, जिसको अपन शॉर्ट में कह दिया RT 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो निःशुल्क का लिखा है तो इसका मतलब कौन सी आयु वर्ग? 6 से लेकर 14 वर्ष। कौन सी कक्षा की बात करेगा? तो कक्षा 1 से 8, जिसको अपन प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं। और शिक्षा के अधिकार की बात करने वाला एक्ट जो बना, इससे अपना ये देश बन गया 135वां देश, यानी 134 देश ये काम पहले ही कर चुके थे। तो भारत की स्थिति भी आप देख सकते हैं। खैर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और दूसरे पॉइंट में कुछ डेट हैं जो मेरे ख्याल से आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि एक डेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में RT लागू हुआ। लेकिन HTET का एग्जाम देखते हैं तो उसमें ये भी पूछा गया था कि RT बिल लोकसभा में कब पेश हुआ, कब पारित हुआ। तो कोई बुराई नहीं है रिवीजन करने में, आप देख सकते हैं मोटा मोटी। देखिए 20 जुलाई को ये आता है राज्यसभा में, वहाँ से ये पारित होता है। जब भी कोई कानून बनने से पहले होता है वो बिल के रूप में होता है, यानी विधेयक अपन कह सकते हैं। तो RT विधेयक राज्यसभा में पहले पारित होता है 20 जुलाई को, इसके बाद 4 अगस्त को ये लोकसभा में पारित होता है, और इसके बाद 26 अगस्त को जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं राष्ट्रपति अपनी, उनके द्वारा साइन होने के बाद ये कानून का रूप ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा आप इसको ऐसे लिंक भी कर सकते हैं कि 20 और 4 कितने होते हैं? 24 होते हैं, लेकिन 24 नहीं याद रखना है, 26 याद रखना है। और यहाँ पे क्या है? जुलाई है, इसके बाद अगस्त है। 20 और 4 24 होते हैं, लेकिन 24 नहीं रखना है, 26 याद रखना है। तो थोड़ा सा डेटा आपको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद देखो 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे धारा 370 हटती है तो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये इसका प्रभाव जो है देखने को मिलता है, मतलब लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 2011 में ये राजस्थान में नियमावली बन जाती है, तो राजस्थान में ही लागू हो जाता है। नियमावली जारी होने की जो डेट है वो 29 मार्च 2011 की है। ये डेटा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, हालांकि इसके अपन ने अलग से चर्चा भी कर ली है RT 2011 में। इसके बाद देखो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो संवैधानिक प्रावधान को लेकर बन सकता है कि अपने संविधान में भी कोई शिक्षा की बात की गई है क्या, या अपन ने कोई विशेष रूप से शिक्षा को लेकर नया ऐड किया है क्या। तो नया ऐड किया है वो तो अपन की जानकारी मिलेगी। 86वें संविधान संशोधन अपन ने किया 2002 में, और उसमें शिक्षा की बात की गई। उसमें एक तो देखो 21A मौलिक अधिकार के रूप में अपन ने इसको जोड़ दिया बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को लेकर। कौन सी आयु वर्ग? 6 से लेकर 14 वर्ष। एक अपन ने मौलिक कर्तव्य भी इसको बना दिया कि माता पिता का भी कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा का अवसर देवें। और एक देखिए आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हो 36 से 51 भाग 4 में, तो उसमें 6 साल से कम उम्र के जो बच्चों की ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे भी शिक्षा की बातें की गई है। तो 21A 45 51 के आप इनको तीनों को एक साथ मोटा मोटी देख सकते हो कि शिक्षा की बातें करते हैं। अपने संविधान में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और पॉइंट नंबर 4 में अपन अध्यायों के नाम देख लेते हैं। 7 अध्याय हैं, 39 धाराएं हैं, और एक क्या है? अनुसूची है। एक क्या है? अनुसूची, जिसकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। देखिए वर्तमान के संदर्भ में पूछे तो 39 धाराएं, और यदि मूल RT में देखेंगे तो 38 धाराएं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ आपको देखना है। सबसे पहला अध्याय का नाम है प्रस्तावना, दूसरे का है RT, तीसरे का नाम है समुचित स्थानीय और माता पिता के कर्तव्य, चौथे का अध्याय का नाम है विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्य, 5वें का पाठ्यक्रम है, 6ठे में बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधी बातें दे रखी हैं, और 7वें अध्याय में अन्य मुद्दे दे रखे हैं। मैं ये कहूँगा
कि ये सारे आपको याद नहीं करने, आपको तो केवल दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछेंगे तो वो है चौथा अध्याय, क्योंकि इसमें स्कूल और टीचर की बात की गई है, इनके कर्तव्य दे रखे हैं। ये सबसे बड़ा अध्याय भी है, 12 से लेकर 28 तक की धाराएं आती हैं, और रीट पात्रता के एग्जाम में ये सिलेबस में भी था, तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है आपकी याद होंगी। इसी के साथ देखो तीसरा जो अध्याय है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिंक कर लेना कि तीसरा अध्याय 3 बातें हैं। तीसरा अध्याय है 3 बातें हैं। कौन कौन सी बातें? एक तो समुचित सरकार के कर्तव्य, एक स्थानीय निकाय के कर्तव्य दे रखे हैं, और एक माता पिता के कर्तव्य दे रखे हैं। तो तीनों के कर्तव्य, वो कौन सी अध्याय का नाम है? तो तीसरे अध्याय का तीसरा अध्याय 3 बातें, समुचित, स्थानीय, माता पिता। थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं, इनकी जो धाराएं हैं वो भी बड़ी मस्त तरीके से याद होती हैं। 10, 9, 8 और सीधा प्रश्न आएगा इनके क्या कर्तव्य रहते हैं, वो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आरटी का जो प्रावधान है वही कर्तव्य होते हैं। जैसे माता पिता का क्या कर्तव्य है, तो कम से कम बच्चे को स्कूल तो भेजे, ये माता पिता का एक कर्तव्य बनता है। स्थानीय निकाय का क्या है, तो ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, कम से कम उन बच्चों का रिकॉर्ड तो रखें। और समुचित सरकार के कर्तव्य तो आप देखते हैं, तो ये बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन सीधा इससे ये बनता है कि समुचित सरकार के कर्तव्य कौन सी धारा में है, स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य है वो कौन सी धारा में है, माता पिता के कर्तव्य कौन सी धारा में है। तो 8, 9, 10, 8 सबसे पहले है, तो सबसे पहले बड़ा समुचित, उसके बाद स्थानीय आ जाएगा 9, और उसके बाद अंतिम माता पिता यानी 10। इसके बाद देखो इसका दूसरे अध्याय में आरटी के प्रावधानों की बात की गई है, जिसमें धारा 3 से लेकर 5 तक है। तो आरटी में 3 वर्ण है, 3 से आप इसको थोड़ा कैसे भी लिंक कर सकते हैं। धारा 3 से स्टार्ट हो रहा है और आरटी के प्रावधानों की इसमें चर्चा की है। धारा अध्याय 4 अपने देख लिया। अध्याय 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम की बात की गई है, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। तो इसमें 2 ही धाराएं हैं, 29 और 30। 29 में पाठ्यक्रम संबंधी और 30 में बालक का जो पूर्णता प्रमाण पत्र है, बच्चे ने कक्षा 1 से 8 तक पूरी कर ली है तो उसका प्रमाण पत्र देना। तो इसमें 2 धाराएं आती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम का सीधा बात से पूछ सकता है, हालांकि ये अध्याय वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके ग्रेड 3 में, फिर भी देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है तो कोई बुराई नहीं है रिवीजन करने में। इसके बाद देखो ये 6ठा और 7वां ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6ठा आप थोड़ा सा देख सकते हो, बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की है। देखिए बालक के अधिकारों का संरक्षण सबसे अंत में। अब अपन 5वें टाइप के क्वेश्चन में ये सारी धाराओं को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखिए धारा 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी इंपॉर्टेंट धारा है। दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। पूरे आरटी एक्ट को आप देखेंगे तो दुर्बल वर्ग, अभावग्रस्त, प्रारंभिक शिक्षा, बालक, समुचित सरकार, ऐसे जो वर्ड हैं बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका क्या अर्थ होता है वो धारा 2 में ही इनको बता दिया है। जैसे दुर्बल वर्ग का आशय क्या है, तो जिन अभिभावक या परिवार की आय जो है 2.5 लाख या उससे कम है तो वो दुर्बल वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अभावग्रस्त, तो अभावग्रस्त में आपका SC ST, कोई विकलांग बालक है, कोई अनाथ बालक है, तो इस तरह के बालक को अभावग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, पिछले ग्रेड तक में ये पूछा था। अब बालक का मतलब क्या है, तो बालक का मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष का कोई भी बालक या बालिका। समुचित सरकार का क्या है, तो समुचित सरकार या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो वहाँ पे उस भूमिका होगी, वो वहाँ पे काम करेगा। तो ये मोटा मोटी अपन ने परिभाषाएं देख ली। इसके बाद देखो तीसरी धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आरटी का जो मुख्य प्रावधान है उसकी चर्चा की गई है। देखो आरटी में भी 3 लेटर हैं और 3 लेटर का मतलब धारा भी 3 है। तो आरटी का मुख्य प्रावधान क्या है कि समुचित सरकार जो है कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और विद्यालय, निकटतम विद्यालय है उसमें बच्चों का ये अधिकार भी रहेगा कि वो शिक्षा प्राप्त करें। तो आरटी का मुख्य प्रावधान आपको पूछा जा सकता है, तो धारा 3 में ये उल्लेखित है। इसके बाद देखो धारा 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 बातें इसमें, एक तो देखो प्रवेश देना है और कैसे देना है, आयु के अनुसार देना है, आयु के अनुरूप प्रवेश होगा। जैसे अप्लाइड क्वेश्चन बन सकता है कि एक 9 साल का बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ गया, तो कौन सी कक्षा में आप उसको प्रवेश देंगे, तो हम उसको आयु के अनुसार प्रवेश देंगे। जैसे 6 वर्ष का है तो एक, 7 का है तो दूसरी कक्षा में, 8 का है तो तीसरी कक्षा में, और 9 साल का है तो उसे चौथी कक्षा में अपन प्रवेश देंगे। अब जो गैप आ रहा है वो शिक्षक को पूरा करना पड़ेगा, यानी विशेष प्रशिक्षण यहाँ पे शिक्षक को देना पड़ेगा, और जो साधारण बच्चे हैं उनके समकक्ष उसको लेके आना पड़ेगा, यह शिक्षक की जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद देखो धारा 5, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें लिखा गया है कि एक बच्चा यदि विद्यालय बदलना चाहे कि यह विद्यालय मेरे पसंद नहीं है, मुझे तो दूसरे विद्यालय में पढ़ना है, तो संस्था प्रधान जो है टीसी देने से मना नहीं करेगा। ये धारा 5 में उल्लेखित है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। धारा 6 में विद्यालय की दूरी दे रखा है, और 6 आप ऐसे लिखते हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये दूरी हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखने के लिए ईजी हो जाएगा। तो विद्यालय की दूरी का उल्लेख धारा 6 में दे रखा है। जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में लेवल 1 का स्कूल होना चाहिए, 2 किलोमीटर के दायरे में लेवल 2 का स्कूल होना चाहिए। तो ऐसी जिम्मेदारी जो है समुचित सरकार ध्यान में रखेगी। इसके बाद देखो धारा 7, और 7 किसका होना चाहिए, वित्त का होना चाहिए। पैसों का 7 होगा तभी तो चीज़ें सही से हो पाएंगी ना। तो 7वें में वित्त संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। जिससे आप देखेंगे 60:40, 60 हो जाएगा केंद्र का और कम है वो राज्य का हो जाएगा। और इसी में जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य का मतलब जैसे पहाड़ी इलाके वाले राज्य हैं, तो वहाँ पे केंद्र ज़्यादा मतलब बजट देगा 90 के रेशियो में, और 10 रेशियो रहेगा उस राज्य का। तो ये वित्त वाली जो धारा है वो कौन सी है, 7वीं धारा है।
इसके बाद देखो 8, 9 और 10 इन तीनों को एक साथ याद करना है। और तीनों में क्या दे रखा है, कर्तव्य दे रखे हैं। पहले कर्तव्य किसके हैं, समुचित सरकार के। 9वीं धारा में बाद में कर्तव्य दे रखे हैं स्थानीय सरकार के। और 10वीं धारा में दे रखे हैं माता पिता के कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या है मैंने ऊपर ही आपको बताया, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल समझो कि माता पिता का क्या कर्तव्य होगा, कम से कम बच्चे को स्कूल तक भेज के तो आए। क्या टीचर ही सारी जिम्मेदारी लेगा, क्या गवर्नमेंट ही बच्चे की सारी जिम्मेदारी लेगी। माता पिता की भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम यार स्कूल तक छोड़ के तो आए बच्चे को, घर से पकड़ के तो लेके आए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन बन सकता है समुचित सरकार के कर्तव्य कौन सी धारा में, याद रखिएगा 8 में दे रखा है। इसके बाद देखो धारा 11, और 11 को आप ऐसे लिखते हैं और मैं हमेशा इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ई बना देता हूँ और बीच में 2 सी कर देता हूँ। यानी इस सी की चर्चा जो है वो धारा 11 में की गई है। अब इसी सी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात भी समुचित सरकार जो है ध्यान में रखेगी। तो ऐसी चर्चा धारा 11 में है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है धारा 12, और ये तो मुझे लगता है सबकी याद होगी कि निजी विद्यालयों में कितनी सीटें आरक्षित हैं, 25% सीटें आरक्षित हैं। जो दुर्बल वर्ग हैं, अभावग्रस्त बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती हैं निजी विद्यालयों में। और ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये धारा आती है 12(1) की ग में, ये लिखा हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा अपन ने पहले के वीडियोज़ में कर ली है। इसके बाद देखो धारा 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 13 में ये 3 ऐसे लिखा है, तो इस 3 का आप ए बना सकते हो, ऐसे अनुवीक्षण प्रक्रिया हो जाएगा। और एक इसमें कैपिटेशन फ़ी की चर्चा की है, तो अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक और कैपिटेशन फ़ी का मतलब हो गया, जैसे एक तो गवर्नमेंट के द्वारा हर बच्चे के लिए इतना पैसा मतलब एक निर्धारित होता है कि इतना तो हर बच्चे से लिया जा रहा है, लेकिन उस शुल्क के अलावा भी यदि कोई संस्था प्रधान बच्चे की फीस ले रहा है तो उस फ़ी के 10 गुणे का जुर्माने का प्रावधान है। यदि एक बच्चे के 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए तो 1000 का 10 गुना फिर वो भरना पड़ेगा संस्था प्रधान को। तो ये कैपिटेशन फ़ी होती है, कई स्कूलों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक होती है अनुवीक्षण प्रक्रिया। कई बार क्या होता है कि ऐसे संस्था प्रधान होते हैं जो बच्चे का मुंह देख के एडमिशन लेते हैं कि यार इसका इंटरव्यू लेता हूँ, इसकी प्रवेश परीक्षा लेता हूँ, इसके माता पिता की प्रवेश परीक्षा लेता हूँ, उसके माता पिता का इंटरव्यू लेता हूँ, तब वो एडमिशन लेते हैं। तो मतलब इस ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, यह आरटी का स्पष्ट निर्देश है। धारा 13 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो धारा 14, और 14 मैंने शुरुआत में याद करवाया, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चे को प्रवेश से दिया जाएगा। आयु का सर्टिफिकेट है, मोटा मोटी 3-4 सर्टिफिकेट दे रखे हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो गया या कोई आंगनवाड़ी का कोई अभिलेख हो गया, ये सब नहीं है तो माता पिता यदि लिख के भी दे देना कि मेरा बच्चा इस दिन जन्मा था, आपको यही डाटा रखना है, तो फिर वो प्रवेश दिया जाएगा। तो आयु प्रमाण पत्र के अभाव में शिक्षा से वंचित गवर्नमेंट नहीं करेगी, विद्यालय गवर्नमेंट उस बच्चे को जो है पढ़ाएगी। धारा 15, और धारा 15 में लिखा है कि विस्तारित अवधि के बाद भी संपूर्ण सत्र प्रवेश दिया जाएगा। कोई बच्चा कभी भी आके स्कूल में ये बोल दे कि मुझे तो पढ़ना है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। बेसिकली तो आरटी के एक्ट में ये लिखा है कि विस्तारित अवधि के 6 महीने तक वो बच्चा एडमिशन ले सकता है, लेकिन आप देखते हैं संपूर्ण सत्र ये एडमिशन चलते रहते हैं। तो ये 15 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में 2 बातें पूछी जाती हैं। एक तो पहले इसमें ये लिखा गया था कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना। अब जब हम फेल नहीं करेंगे तो शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, आप सोच के देखिए। तो अब इसमें महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया 2019 को, जिसको अपन नो डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं। इसमें अब कहा गया है कि कक्षा 5 और 8 में ऐसे बच्चे जो असफल हो रहे हैं, तो एक तो 2 महीने के अंदर उसका दोबारा एग्जाम लीजिए। अगर दोबारा भी वो फेल हो रहा है तब वो मामला राज्य सरकार को सौंप दिया कि आप ऐसे बच्चों को 1 साल के लिए रोक सकते हैं अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से पहले। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा आपसे पूछ सकते हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है, 16 में है। महत्वपूर्ण संशोधन इसमें कब हुआ, 2019 में। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और धारा 17 हमेशा मैं कहता हूँ खतरा है, ना तो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से प्रताड़ित बच्चे को किया जाएगा। 18 और धारा 19 ये स्कूल की बेसिकली मान्यता से संबंधित हैं। ऊपर वाले में लिखा है कि बिना मान्यता आप स्कूल नहीं चला सकते, और एक स्कूल आपको चलानी है तो उसके लिए मान्यता संबंधी प्रावधान दे रखे हैं, वो धारा 19 में दे रखे हैं। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं 18-19 किससे संबंधित है, स्कूल की मान्यता से संबंधित है। अच्छा, ऊपर वाले में ये भी डाटा याद रखिएगा, यदि आप बिना मान्यता के स्कूल चला रहे हैं तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है। और ये जुर्माना राशि जो है मैक्सिमम 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये मैक्सिमम, या फिर 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगते हैं। तो ये डाटा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 20 देखो, 20 में दे रखे कि अनुसूची में संशोधन की शक्ति दे रखी है, और ये शक्ति जो है वो किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार समय समय पे यदि चाहे तो वो इसमें अनुसूची जो अपन नीचे पढ़ेंगे उसमें संशोधन कर सकती है। तो पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे 21 ये इंपॉर्टेंट है, एसएमसी का जिक्र दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी समय समय पर बच्चों की निगरानी के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें अभिभावक भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, वार्ड सदस्य भी होते हैं। ये सारे जिक्र तो अपन जब विद्यालय प्रबंधन समिति अलग से टॉपिक लिखा हुआ है तो उसमें अपन डिटेल से देखेंगे। मोटा मोटी आप देख सकते हैं इसकी राजस्थान के संदर्भ में 16 सदस्य कार्यकारिणी समिति है, जिसमें अध्यक्ष अभिभावक होता है, संस्था प्रधान सचिव होता है, बैठक इसकी आवश्यक होती है, 75% अभिभावक होते हैं, 50% महिला सदस्य होती हैं, और इसका कोरम 1/3 होता है। बाकी अपन इसकी डिटेल बाद में देख लेंगे। अब मोटा मोटी इतना ध्यान रखेंगे कि एसएमसी का जिक्र धारा 21 में दे रखा है। एसडीपी
यही SMC बनाती है, यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, यानी विद्यालय के विकास से संबंधित जो प्लान बनता है उसको अपन SDP कहते हैं। ये बेसिकली 3 वर्षीय होता है, 3 वर्षीय एक प्लान होता है जो आपके एक एक वर्ष की उप योजनाओं में बटा हुआ होता है। कौन बनाती है? SMC बनाती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखो धारा 23, और धारा 23 में शिक्षकों की योग्यताएं दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चॉइस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे टीचर्स के कर्तव्य दे रखे हैं, शिक्षकों के कर्तव्य। मैंने जब भी आपको बताया कि कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि एक शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए, जैसे समय पे पाठ्यक्रम पूरा करवाए। आप टीचर बन जाती हैं तो स्कूल में प्रतिदिन आना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। कोई विद्यालय में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप मना नहीं कर सकते मैं तो ये प्रोग्राम में भाग ही कौन लूँ, है ना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। तो इस तरह के कर्तव्य कौन सी धारा में उल्लेखित हैं? धारा 24 में। इसके बाद देखो धारा 25 में कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात। 25 को आप ऐसे याद रख सकते हो, 2:5, यानी अनुपात वाली चीज़ें, शिक्षक छात्र अनुपात दे रखा है, वो अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखो धारा 26, और धारा 26 में लिखा है कि 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो भर्ती करनी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 26-10, 26-10 तथा इसमें लिखा है कि आपदा, जनगणना और चुनाव, ये 3 ही बातें याद रखिए। इनके अलावा आप गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक को नहीं लगा सकते। और 28 में दे रखा है निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध है। कई शिक्षक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्राइवेट संस्थाओं में कोचिंग भी कराते हैं, तो ये क्या है, ये RT का उल्लंघन कर रहे हैं धारा 28 का, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। इसके बाद देखो धारा 29, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी दे रखी है। और पाठ्यक्रम की शैक्षिक प्राधिकारी केंद्र में कौन है? NCERT है, राज्य में RSCRT है। और इसमें मूल्यांकन की भी चर्चा की गई है। ये मूल्यांकन जो है CC प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो धारा 30, और धारा 30 में लिखा है कि बोर्ड परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजस्थान में आप देखते हैं तो कक्षा 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होती हैं, और एक इसमें कक्षा 1 से 8 तक बच्चे ने शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसे पूर्णता प्रमाण पत्र आप देंगे। तो ये 2 बातें धारा 30 में है। इसके बाद देखो धारा 31, धारा 31 में लिखा है बाल संरक्षण आयोग का गठन। बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, जो 2005 में बना था। आप इतना ही याद रखेंगे कि ये कौन सी धारा में उल्लेखित है, धारा 31 में है। धारा 33 और धारा 34, इसमें सलाहकार परिषद का गठन दे रखा है। 33 में राष्ट्रीय और 34 में राज्य, यानी पहले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और बाद में राज्य सलाहकार परिषद। प्रश्न 33 वाली धारा का पूछा हुआ है, इसके गठन का पूछा हुआ है। तो देखिए गठन में आप दोनों ही याद रखेंगे, 15 सदस्यीय टीम होती है, एक अध्यक्ष और 14 इसके सदस्य, दोनों में सेम ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 बातें और भी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, इसमें आप याद रख सकते हैं। इसका कार्यकाल तो होता है 2 वर्ष, 2 वर्ष। इसकी गणपूर्ति होती है 50%, और बैठक होती है प्रति 3 माह में एक बार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद 35, 36, 37 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 वाली पूछी हुई है, आप सबको पता है। नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है, यानी RT 2009 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। तो जिसे राजस्थान में बनी है, ये बार बार अपन चर्चा नहीं करेंगे। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है RT में, जहाँ से एक प्रश्न आपके पक्का आएगा, अनुसूची, जो धारा 19 और 25 में वर्णित है, इसको अपन देख लेते हैं। पहले अपन कक्षा 1 से 5 के लिए, तो इसका आदर्श अनुपात आप सब लोग जानते हैं 30:1 है। लेवल 2 की बात करें तो 35:1 है। अब लेवल 1 में 150 प्लस यदि विद्यार्थी होते हैं तो एक HM का पद वहाँ पे सृजित होगा। और ये विद्यार्थी यदि संख्या 200 प्लस हो जाए, देखिए 200 तक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 प्लस होते ही ये अनुपात भी चेंज हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा 40:1। यहाँ से प्रश्न आपकी बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब इसको निकालेंगे कैसे? हालांकि ये चीज़ें आपको एक समझाने के लिए है, आप सब लोग निकाल सकते हैं। 30:1 है तो 30 तक 1 हो जाएगा, 60 तक 2 हो जाएंगे, 61 से 90 के बीच हैं तो 3 हो जाएंगे, 91 से 120 तक हैं विद्यार्थी, ये चाहे 92 ही हो तो 4 शिक्षक होंगे, 121 से 200 के बीच में है तो 5 शिक्षक हो जाएंगे, और 150 प्लस है तो 1 HM होगा, 200 प्लस है तो अनुपात भी अपन को 40:1 के अनुसार अपन को निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखो लेवल 2 में 35:1 हो गया। 100 प्लस होते हैं विद्यार्थी तो वहाँ पे 1 HM होगा। देखो L1 में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पे 150 प्लस होने पर 1 HM होता है, और लेवल 2 में 100 प्लस होते ही 1 HM का पद सर्जित होता है। बाकी आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। लेवल 2 में एक भाषा का शिक्षक होता है, साइंस मैथ का एक ही होता है, और एक आपका सामाजिक अध्ययन का होता है। वो आपसे जानकारी नहीं पूछेंगे, हालांकि ये चीज़ें आपकी याद हैं। अब एक प्रश्न, ये एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं, कितने घंटे होते हैं? तो याद रखिएगा लेवल 1 में 200 कार्य दिवस होते हैं, 800 घंटे होते हैं, और लेवल 2 में 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। मैं तो ये कहता हूँ इन चारों को एक साथ याद कर लो, 200, 220, 800, 1000। तो जो ज़्यादा है वो बड़ी क्लास के लिए, जो छोटा है वो कम क्लास के लिए, रटने की जरूरत नहीं होगी। और प्रति सप्ताह यदि शिक्षक के घंटे अगर देखें तो याद रखिएगा 45 घंटे,
45 घंटे इसमें तैयारी का मतलब अदर एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल है, जो अन्य शैक्षणिक कार्य होते हैं विद्यालय में वो भी इसमें 45 घंटे में इंक्लूड हैं। तो ये शिक्षक के प्रति सप्ताह एक प्रकार से घंटे दे रखे हैं 45 घंटे, ये ध्यान रख सकते हैं। विशेष शिक्षा का प्रावधान भी दे रखा है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि आपके विद्यालय में 10 दिव्यांग बालक हैं कक्षा 1 से 5 में, तो वहाँ पे एक विशेष शिक्षक आप लगा सकते हैं। और लेवल 2 में यानी 6 से 8 तक यदि बालकों की संख्या 15 है तो वहाँ पर भी एक विशेष शिक्षक लगेगा। तो ये अपन ने RT 2009 को मोटा मोटी पूरा देख लिया है। हालांकि इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपन को टाइम जो है उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखना है, कम समय में अपन को बेहतर करके चलना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, आए हुए क्वेश्चन समझा दिए, और ज़्यादा इसमें डेप्थ में चीज़ें नहीं लेके चलनी है। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, धाराएं थोड़ी सी ध्यान रखनी है, अध्याय का नाम याद रखना है, और एक ये अनुसूची थोड़ी ध्यान रखनी है। तो वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।